everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. स्टडी सिंप्लीफाइड की हमारी इस रिवीजन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 विच इज योर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. Okay, so I thought कि before we can start taking the questions of the previous year, let us give me a very small description. थोड़ा-सा मैं आपको समझाना चाहूँगी चैप्टर के रिगार्डिंग सो दैट हम जितने भी क्वेश्चन अभी करेंगे, आप सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भी यहाँ पे जर्नल एंट्री है तो वो क्यों पास की जा रही है, कोई भी अगर अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है. सो एक एक क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी सो वी कैन प्रोसीड इजीली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सबसे पहले तो ये समझिए कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? For example, if there are two partner, let us take three partner instead. So A, B, C ये 3 पार्टनर और इनमें से एक पार्टनर जो है फॉर सम रीजन मे बी रिटायरमेंट, मे बी डेथ, मे बी एनी अदर सॉर्ट ऑफ रीजन, यहाँ पे एक पार्टनर जो है वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एग्जिट कर लेता है. ठीक है, एक्सपल्सन भी हो सकता है यानी कि उसको जबरदस्ती बाहर भी निकाला जा सकता है, तो कुछ भी यहाँ पे रीजन हो सकता है. और यहाँ पे जो सी है वो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ से एग्जिट ले रहा है. तो ये जो होगा दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्म बननी हुई है, क्यों? क्योंकि जो बाकी के हमारे जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे ए और बी, वो यहाँ पे अभी भी हैं, वो अभी भी यहाँ पे फर्म को रन कर रहे होंगे. तो ये है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. क्या हुआ ये? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आप कह सकते हो कि एक तरह से जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो गया है फर्म का. ठीक है, देन दूसरी चीज जो हमारा चैप्टर है दैट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. तो फर्म का डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि इंटायर बिजनेस विल कम टू एन हॉल्ट. ओके, सो बिजनेस जो है, बिजनेस विल कम टू हॉल्ट. आपका बिजनेस यहाँ पे बंद हो जाएगा, आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. ओके? तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, लेकिन ये समझना आपको ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हो. देन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए ना ऐसा नहीं होता कि रैंडमली आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करेंगे. एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें गो थ्रू करना पड़ता है. सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है ना, सबसे पहले तो आपको, मैं अकाउंट्स की बात कर रही हूँ, मैं बाकी यहाँ पे लीगल स्टेप्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी होती है तो उसमें क्या सीक्वेंस है. सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक पर्सन यहाँ पे अपॉइंट करते हो जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर. ठीक है, लिक्विडेटर. तो ये जो पर्सन होता है, ही इज द पर्सन, ही इज द मैन जिसको हमें अपनी सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज वो यहाँ पे ट्रांसफर करनी होती है. ठीक है, तो आप लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, क्योंकि आप अब देखिए आप किसी पर्सन को अपनी पूरी की पूरी बिज़नेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे रहे हो, पूरी दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो वो बात की बात है, बिकेगा नहीं बिकेगा, लेकिन एक पर 1% तो आपको ये बताना पड़ता है एक पल के लिए तो कि हाँ, हमने एक पर्सन यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है जिसको हम लिक्विडेटर बोल रहे हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि ये लिक्विडेटर कोई आउटसाइडर पर्सन ही हो, ये कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई नोन पर्सन हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, ऐसे कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं होती. बट अभी के लिए सिर्फ एक समझिए कि एक पर्सन है जिसको हमने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया कि भैया आप जो है एसेट और लायबिलिटी हमसे ले लो और कोशिश करो कि इनको बेच-बाच के हमें जो पैसे मिल सकते हैं वो हमें बता देना कितना होता है. ठीक है? तो ये कुछ ऐसा है आपका. तो जब आप एसेट और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करते हो ना, तो जब आप लोग ये बनाते हो, अब हमारा अकाउंट बनता है, कौन-सा अकाउंट? हमारे अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप सबसे पहले क्या करते हो? आप अपनी सारी एसेट और ट्रांसफर करते हो और लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफर करते हो. अब आपकी जो एसेट्स होती हैं वो जनरली आपका डेबिट अकाउंट होता है, डेबिट होती है, ठीक है? और लायबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिट होती है. तो सबसे पहले आप सारे उनको दे रहे हो तो आपके पास तो कुछ बचा नहीं, इसलिए सारे अकाउंट आपके क्या हो जाते हैं? क्लोज़ हो जाते हैं. और आपको जब भी क्लोज़ करना हो कोई भी अकाउंट को, कोई भी जैसे मान लो मुझे कोई एसेट यहाँ पे क्लोज़ करनी है, सपोज़ मुझे यहाँ पे एसेट क्लोज़ करनी है, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? मेरी एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए. यानी क्योंकि मैंने यहाँ पे एसेट को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है. तो अगर मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया तो मेरा ये एसेट अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा. तो आपका पहला प्रोसेस यही होता है कि सारी की सारी एसेट जो है आप यहाँ पे लिखिए टू
सन्ड्री एसेट आप एक ही बार में अगर लिखना चाहें तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल भी एक-एक एसेट जो है वो लिख सकते हो और उनका अमाउंट भी यहाँ पे लिखकर और यहाँ पे आप एक टोटल अमाउंट बता दीजिए कि ये एसेट है। देन इसी तरीके से लाइकवाइज़ जो है हमें सारी की सारी लायबिलिटीज़ को भी यहाँ पे राइट ऑफ करना होता है। तो इधर आ जाएगी आपकी सन्ड्री लायबिलिटीज़। अब इन सब में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि जब आप लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर प्रोविज़न्स बनाते हैं, जब आप लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर प्रोविज़न्स बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो आप क्या करते थे? आप उसको कंसर्न एसेट में से माइनस करके दिखाते थे। लेकिन हमें भी पता है कि प्रोविज़न और रिज़र्व्स हमेशा लायबिलिटीज़ होती हैं। तो आपने इस बार यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेटर हमारे बैलेंस शीट में गिवन हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से डेटर गिवन है डेटर 1 लाख माइनस पीएफडीडी 20,000 अगर इस तरीके से आपको गिवन है 80,000 का बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन है, इस तरीके से अगर गिवन है, तो आपने यहाँ पे 80,000 नहीं लिखना है, आपको रियल एसेट वैल्यू बतानी है। तो आपकी एसेट इधर जाएगी तो वो 1 लाख की आ जाएगी और जो आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है यहाँ पे, वो आपका 20,000 लायबिलिटी साइड पे आएगा। ठीक है? तो जितनी भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ रहेंगी, जिनसे कुछ भी वैल्यू रियलाइज़ हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, हम रियलाइज़ेशन अकाउंट में वो एसेट और लायबिलिटीज़ भेजते हैं, जिनसे कुछ भी वैल्यू हमें मिल सकती है। जैसे याद है मैंने आपको कहा था कि गुडविल की ना कभी एंट्री नहीं होती, लेकिन आप एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपके गुडविल की एंट्री भी होती है बच्चों, लेकिन कब होती है? हमारी गुडविल की एंट्री होती है जब या तो हम बिज़नेस को यहाँ पे सेल करें गुडविल की एंट्री कब होती है? या तो आप बिज़नेस को सेल करें या फिर परचेज़ करें, दोनों केसेज़ में। अब आपको अगर शेयर कैपिटल चैप्टर थोड़ा बहुत भी अगर याद हो, तो उसमें हम लोग ऐसा कई बार एक एक टॉपिक हमारा आता है परचेज़ कंसिडरेशन अदर देन कैश। वहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी-कभी गुडविल का अकाउंट अराइज़ होता है या फिर आपने अभी जो पिछले हमारे जो सीरीज़ थी हमारे रिटायरमेंट चैप्टर की, एडमिशन चैप्टर की, वहाँ पे भी मैंने आपको कई बार बताया था कि रिटायरमेंट के वक़्त अगर यहाँ पे एक पार्टनर को 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि उसकी वैल्यूएशन साढ़े 3 लाख रुपए आई, ठीक है? एक पार्टनर को मैं 4 लाख रुपए दे रही हूँ, जबकि वैल्यूएशन जो है वो साढ़े 3 लाख आई। तो मैंने क्या कहा था, ये गैप क्या हो सकता है? ये गैप कुछ नहीं होगा मैम, ये आपका ये जो आधा लाख है यानी कि 50,000 रुपए ये गुडविल होगी। तो जब भी आपका बिज़नेस सेल हो रहा हो, परचेज़ हो रहा हो, कोई परमानेंटली अगर कोई अलग हो रहा है अपने बिज़नेस से, तो यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन बनता है। ठीक है? अब क्योंकि आप यहाँ पे परमानेंटली अपने बिज़नेस को क्लोज़ कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो ऐसे में गुडविल से आपको पैसा मिल सकता है। हो सकता है कि कोई और कल को आपकी गुडविल खरीद ले और आपको पैसे दे दे, यानी कि कोई आपका बिज़नेस खरीद ले बेसिकली, ठीक है? तो इसलिए आपको याद रखना है कि गुडविल 2 हमारा एक्यूमुलेटेड रिज़र्व्स एंड लॉसेस के अंदर आता है और जनरली हम कहा जाता है, हमने पिछले 4 चैप्टर में पढ़ा है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड रिज़र्व्स एंड लॉसेस हैं, उनको पार्टनर्स को दिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं करना। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? गुडविल जो है गुडविल जो है वो प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस का पार्ट है। तो पार्टनर्स को आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। बट इस बार नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? बिकॉज़ मैम गुडविल से कोई भी वैल्यू रियलाइज़ हो सकती है, यानी कि इस वक़्त एसेट बन गई है वो मेरी और वो भी बिक सकती है, ठीक है? वैसे यहाँ क्यों लिखा हुआ है मैंने इसको? एसेट साइड में आना था ना, ठीक है? तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि गुडविल भी आपकी जो है यहाँ पे आ सकती है, ओके? क्लियर? ओके। तो मैम अब पहले तो आपको अगर मैं बता दूँ, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह या रिज़र्व्स वगैरह होते कौन-कौन से हैं, एक बार आप उनको याद कर लीजिए। एक बार अगर आप उनको याद कर लेंगे ना, तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाएगी। देखिए, हमारे जो एक्यूमुलेटेड रिज़र्व्स वो होते हैं जो लायबिलिटी साइड के दिखते हैं और लॉसेस होते हैं जो हमें एसेट साइड पे दिखते हैं, ठीक है? आपके रिज़र्व्स के अंदर आता है जैसे आपका जनरल रिज़र्व, इसको याद कर लो या आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या आपका हो सकता है कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जिस पे कोई क्लेम ना हो, आईएफआर जो कि अगेन जिस पे कोई क्लेम ना हो यानी कि इन्वेस्टमेंट डाउन ना गई हो, ठीक है? और लॉसेस की तरफ आते हैं आपकी गुडविल, आपका कोई भी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आपकी जैसे एडवर्टाइज़मेंट सस्पेंस अकाउंट है,
या फिर आपका कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? ये सब चीज़ें आती हैं। इनमें से इस चैप्टर के अंदर आपको ये मिल जाए, 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 ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। ये सब आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। जो ये वाली साइड की चीज़ें हैं, जो आपकी ये वाली साइड चीज़ें हैं, ये कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएँगी? ये आपकी जाएँगी लायबिलिटी साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है? और ये चीज़ें कहाँ जाएँगी? ये मैम जाएँगी आपकी डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दूँ क्या यहाँ? या फिर आप लोग समझ ही जाएँगे, ठीक है? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी लिखने की जगह पे इधर लिख देती हूँ, डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके? लेकिन बच्चों अगेन अगर ये आपको लगता है कि इनमें से किसी भी एसेट जैसे कि आपका हुआ ये आपका 1 सेकंड कलर चेंज जैसे आपका हुआ डब्ल्यूसीआर यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या आपका हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन पे या तो क्लेम आ जाए या फिर या फिर उससे रिलेटेड जो रिजर्व आपके बुक में दिखाई दे रहा है, उससे रिलेटेड एसेट आपको अपने बैलेंस शीट में मिल जाए, तो ये दोनों भी जो है आपकी क्रेडिट में नहीं जाएँगी। ये दोनों भी आपके क्रेडिट ऑफ कहाँ नहीं जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएँगी। तब ये दोनों कहाँ जाएँगी? तब ये दोनों भी जाएँगी रियलाइज़ेशन अकाउंट में। तब ये कहाँ जाएँगी? रियलाइज़ेशन अकाउंट में जाएँगी, ठीक है? गुडविल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुडविल के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गुडविल तो आपकी रियलाइज़ेबल एसेट है, इससे आपको वैल्यू मिल सकती है। तो इसको तो आपको ऑलवेज़ कहाँ ट्रांसफ़र करना है? आपको ट्रांसफ़र करना है इसको कौन से अकाउंट में? रियलाइज़ेशन अकाउंट में। बाकी को आप कर सकते हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बट अगर किसी भी रिज़र्व से रिलेटेड कोई एसेट आपको गिवन है या किसी प्रोविज़न से रिलेटेड भी कोई एसेट गिवन है या डब्ल्यूसीआर पे कोई क्लेम आ गया है, तो फिर आपको ये दोनों चीज़ें भी रियलाइज़ेशन में ही ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा बेसिक रूल है, अगर आप इसको समझ जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा, ओके? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से और इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करिए, ठीक है? देन यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? आगे आते हैं। आगे क्या है? देखिए, आपने आपने अपनी सारी की सारी एसेट ट्रांसफ़र कर दी, सारी की सारी एसेट ट्रांसफ़र कर दी, यस मैम। हमने सारी की सारी लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी, यस मैम। अब क्या करना है? अब आपने इन सारी एसेट्स के, इन सारी लायबिलिटीज़ के नाम भूल जाने हैं। क्या कह रही हूँ मैं? एसेट्स के, लायबिलिटीज़ के नेम, फॉरगेट द नेम, ओके? नाम क्यों भूल जाने? क्योंकि बच्चों आपने ये सारे अकाउंट क्लोज़ कर दिए हैं। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बता देती हूँ, सपोज़ मेरी बैलेंस शीट में एक मशीनरी अकाउंट है, अगर मैं यहाँ मशीनरी अकाउंट बनाती हूँ, ये मेरा मशीनरी अकाउंट है। बैलेंस मेरा डेबिट होगा इसका, कोई भी बैलेंस गिवन है, सपोज़ करो मेरे को इसको 1 लाख रुपए गिवन है, ठीक है? 1 लाख रुपए गिवन है, ओके? अब अच्छे से लिख देते हैं, सपोज़ करो 1 लाख भी नहीं, बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, 2 करोड़ रुपए गिवन है, चलो, 2 करोड़ रुपए, ओके? अब आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइज़ेशन अकाउंट में। कर दिया ना? अब ये 2 करोड़ लिख के खत्म हो गया ना अकाउंट। अब इसको अकाउंट में कोई भी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं जब आप इसे क्लोज़ कर चुके हो? क्योंकि जनरली आपकी जो एसेट्स होती है उनका कोई ना कोई तो बैलेंस होना चाहिए ना। लेकिन आपने कोई बैलेंस यहाँ छोड़ा ही नहीं है, आपने उसको रियलाइज़ेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है। आपने एक बात समझनी है कि जब भी हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी एसेट्स, कोई भी लायबिलिटीज़ ट्रांसफर करते हैं, तो उसके बाद उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कोई भी नामो-निशान अकाउंट में नहीं बचना चाहिए। एम आई क्लियर? ठीक है। चलिए एक बार फिर से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया? हमने मैम बैलेंस शीट की मैम, सारी एसेट्स उठाई, सारी एसेट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी और मैम सारी जो भी लायबिलिटीज़ थी वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, ठीक है? उसके बाद क्या करना है मैम? अब यहाँ के बाद ना आपको अगर कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी है, ये कौन-सा अकाउंट बना रही हूँ मैं? ये मैं आपका बना रही हूँ रियलाइज़ेशन अकाउंट। इसके बाद आपने कोई भी एंट्री पास करनी है,
तो आपके पास 2 ही चॉइसेस है बच्चों। क्या-क्या चॉइस है? चॉइस नंबर 1 बैंक अकाउंट, आप कैश भी कह सकते हो, कैश अकाउंट, ठीक है? वैसे बैंक अकाउंट ही यूज़ होता है। देन दूसरी चॉइस क्या है मैम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई तीसरी चॉइस है क्या? नो, नथिंग एल्स। ठीक है मैम, समझ में आ गया मैम। हमें हमारे पास 2 ही चॉइस है, या तो हम बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट कब? अगर क्वेश्चन रिमेन साइलेंट, क्वेश्चन आपका साइलेंट, आपको अच्छे से बता नहीं रहा कि किसने यहाँ पे एसेट बेची है, कितने में बिकी है, कौन लेकर गया है, तो आपको बैंक अकाउंट यूज़ करना है। और अगर क्वेश्चन आपको प्रिसाइज़ली बता देगा कि पार्टनर्स ने ये, फलाने पार्टनर ने ये लिया है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज़ करना है। लेकिन बच्चों अभी आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है सेटलमेंट केस। सेटलमेंट केस क्या होता है कि आपस में पार्टनर्स जो है वो बाहर अपनी एसेट और लायबिलिटीज का एक्सचेंज करा देते हैं। अकाउंट तो इन्होंने क्लोज कर ही लिए थे, ठीक है? सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि डेटर थे मेरे 50,000 के, मेरी बैलेंस शीट में डेटर थे 50,000 के और मेरे क्रेडिटर थे 60,000 के। मैंने क्या किया, मैंने इन डेटर्स को पर्सनली जाके बोल दिया कि आप लोग ये जो 50,000 रुपए है ना, ये मेरे को मत देना। ये मेरे फलाना-फलाना कोई क्रेडिटर है, उनको दे दो आप ये जाके पैसे, और मैं उसका अकाउंट उसको बोल देना, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो, इस पर्सन को आपने इंडिविजुअली जाके बोला कि मेरे 50,000 रुपए मुझे मत देना, मेरे फलाने-फलाने नोन पर्सन जो मेरा क्रेडिटर है उसको दे देना। तो ना तो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, ना ही आपके पास वर्बल चीज़ों का अकाउंटिंग में रिकॉर्ड बनता है। ऐसे केसेस में कभी भी कोई एंट्री पास नहीं होती। एम आई क्लियर? क्या बोला मैंने? नो जर्नल एंट्री, यहाँ कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है? सो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, ये 3 ही केसेज़ आपके पास रहेंगे, ठीक है? सो इनको एक बार याद कर लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। या तो एंट्री जाएगी बैंक या कैश अकाउंट से, या एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है सेटलमेंट, तो कोई एंट्री नहीं जाएगी, ठीक है? देन मैम और बताइए मैम, और क्या है इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर? अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टास्क पे। बच्चे जितने भी एसेट है ना, ये बिकेंगी तो आप यहाँ पे लिखते जाओगे, ठीक है? क्या लिखते जाओगे? पैसे आएँगे। रियलाइज़ेशन कैसा अकाउंट है? मैम नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है रियलाइज़ेशन? मैम नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल ये होता है मैम कि अगर कोई इनकम आ जाए तो आप क्रेडिट कर दीजिएगा, और अगर कोई नुकसान हो जाए तो डेबिट करिएगा, है ना? तो कोई भी पैसा अगर एसेट को बेचकर आएगा, तो मैं क्रेडिट करती जाऊँगी, यानी कि मैं इधर लिखती जाऊँगी बाय बैंक, या हो सकता है कि पैसा बैंक से ना आया हो, बाय पार्टनर आया हो, ठीक है? और अगर बच्चे क्वेश्चन रिमेन साइलेंट अबाउट एनी ऑफ द एसेट, यहाँ लिख देती हूँ, क्वेश्चन रिमेन साइलेंट अबाउट एनी एसेट, तो क्या करूँ? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? नथिंग टू डू, यानी कि कोई असम्पशन नहीं लगानी। ऐसा नहीं सोचना, मान लो यहाँ लिखा हुआ था, मान लो यहाँ लिखा हुआ था क्या कोई एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, फिक्स एसेट ही मान लो, फिक्स एसेट तो बहुत बड़ा, इन्वेंटरी मान लेती हूँ, ठीक है? यहाँ इन्वेंटरी लिखा है, कितना? 10,000 की इन्वेंटरी, बहुत छोटी-सी इन्वेंटरी का सामान लिए 10,000, और अब क्वेश्चन ना नीचे एडजस्टमेंट में कोई दे ही बता ही नहीं रहा कि इन्वेंटरी बिकी कि नहीं बिकी, तो क्या करना है? इग्नोर ही करना है। क्यों? क्योंकि अकाउंट तो आपका क्लोज़ आपने कर ही दिया था ट्रांसफर करके इधर। अब आपने कुछ नहीं करना है, यानी कि जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करना है। मैम फिर लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग भी यहाँ यही होगा क्या? अब क्वेश्चन रिमेन साइलेंट, क्वेश्चन रिमेन साइलेंट। मैम अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट रहता है रिगार्डिंग द लायबिलिटीज़, तो क्या करना है? भाई तो इग्नोर नहीं करना, तो क्या करना है आपने? मैंडेटरी पेमेंट करनी है। क्या करनी है? मैंडेटरी पेमेंट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन मुझे कहता है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेती हूँ, ये बहुत बड़ा हो रहा है। सपोज़ मेरा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें दे रहा है। एक लिखा हुआ है लोन 10,000, और एक लिखा हुआ है क्रेडिटर 20,000। अब
क्वेश्चन मुझे क्लियरली बोल रहा है कि क्रेडिटर्स के साथ तो मैडम आपका सेटलमेंट हो गया है। क्या बोल रहा है मुझे क्वेश्चन कि मैम क्रेडिटर्स के साथ आपका सेटलमेंट हो गया है, ठीक है। फिर सेटलमेंट के लिए तो क्या बताया था मैंने अभी-अभी? सेटलमेंट के लिए मैंने बताया था नो जर्नल एंट्री। लेकिन क्वेश्चन मुझे लोन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोल रहा, तो क्या मैं इग्नोर कर सकती हूँ? नो, मैंने अभी-अभी क्या बोला? ऐसे केसेस में क्या करना है? आपने करनी है मैंडेटरी पेमेंट, यानी कि आप यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे लोन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये ब्रैकेट में लोन मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता है। आप में से कई बच्चे होते हैं जो इसको मिस आउट करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके। एक जनरली कोई ना हो सकता है कि ऐसी कोई लायबिलिटी आ जाए जो पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, या ऐसी कोई एसेट आ जाए जो पहले अनरिकॉर्डेड थी। तो अगर एसेट है, बिकती है, तो आप यहाँ लिख सकते हो। अगर एसेट बिकी है, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट आ गई जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी, तो मैं यहाँ लिख दूंगी बाय बैंक इन्वेस्टमेंट में पैसा आया है, और आप क्लियरली बता देना अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर पहले भी इन्वेस्टमेंट है तो। लाइकवाइज अगर ऐसी कोई लायबिलिटी अराइज हो गई, जैसे मान लो कहीं से मुझे सैलरी पता चल गई है, कोई और सैलरी नहीं लेते, खैर सैलरी कहाँ बैलेंस शीट में आती है, कोई भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एक्सपेंस ले लेते, तो मान लो अगर ऐसा कोई या अनरिकॉर्डेड हमें एक्सपेंस यहाँ पता लगता है, तो आप उसकी पेमेंट कर दीजिएगा। ये मत सोचिए कि पहले मैम मैंने तो इसका अकाउंट को ट्रांसफर किया ही नहीं था यहाँ पे, तो उसकी जरूरत भी क्या है, क्योंकि आपने ये सब ट्रांसफर क्यों किया था, आपने ये जो सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र करी थी, क्या? ये एसेट ट्रांसफ़र की थी, ये लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करी थी, इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ था कि आप सारे अकाउंट को क्लोज़ करना चाहते थे। बट यहाँ पे तो ये चीज़ कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो जब रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो अकाउंट क्लोज़ करने की क्या ज़रूरत है? और आप देखिए ना, आप उस अकाउंट का नाम भी कहाँ लिख रहे हैं? आपने वर्ड क्या यूज़ किया? आपने वर्ड यूज़ किया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। आपने उस अकाउंट यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ना तो आपने वो ओपन किया, ना आपने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ओपन किया। तो इस सब की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई, लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो है आपका रियलाइज़ेशन एक्सपेंस। रियलाइज़ेशन एक्सपेंस या फिर कोई भी जर्नल एंट्री के लिए आप अगर रहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे सेम तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तो देख लो ध्यान से। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस के केसेस में ना पहला केस आता है क्वेश्चन रिमेन साइलेंट, नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब है ट्रीटमेंट की नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रीटमेंट की करना क्या है, कौन पे करेगा। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो आप चुपचाप चुपचाप रियलाइजेशन में इसकी पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट खोलो और वहां पे पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर कुछ बात नहीं है। सेकंड, इन्फॉर्मेशन गिवन। सेकंड केस क्या है हमारे पास? इन्फॉर्मेशन गिवन। अब आप गिवन जब बात करेंगे ना, तो आप ये देखना कि इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये पे करना। क्या पार्टनर ने कहा था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर फर्म को बियर करना था एक्सपेंस? अगर बच्चे आपके पार्टनर को ये बियर करना था एक्सपेंस और उसने कर दिया है, नो एंट्री, नो एंट्री इफ ही हैज डन, नो एंट्री इफ इट इज डन बाय देम, क्योंकि ये तो सेटलमेंट हो गया, ये तो बाहर की बाहर चीज हो गई। बट बट अगर आपके पार्टनर ने बियर करना था बट उसने ये खर्चा बोर्न किया नहीं है, तब आप उस पार्टनर को क्या बनाएंगे? भैया पार्टनर से मुझे पैसा लेना है ना, पार्टनर बिकम बिकेम आर डेटर। क्या बन जाएगा पार्टनर हमारा? डेटर बन जाएगा, है ना? डेटर के लिए एंट्री क्या रहेगी? डेटर के लिए एंट्री क्या रहेगी? आप एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू सॉरी, पार्टनर टू रियलाइजेशन, पार्टनर टू रियलाइजेशन, ठीक है? उससे पहले लेकिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पहले आप पेमेंट करोगे, ठीक है? ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं करनी है ये। दूसरा केस आ जाता है, दूसरा केस क्या रहेगा? दूसरा केस मैं इसको क्वेश्चन पे प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगी ना, तब आपको समझ में आएगा, अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे-कैसे पेमेंट होती है। देन सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है जब फर्म ने बियर करना था, ठीक है? और दे हैव पेड एंड इट इज़
पेड बाय फर्म, अगर फर्म ने पे भी कर दिया तो क्या करना है? तो यही सिंपल एंट्री जो आपने ऊपर की थी, सेम। वाइस वर्सा, पार्टनर पेड, पार्टनर पेड ऑन फर्म बिहाफ। तो भाई, अब जो पार्टनर है ना, वो तुम्हारे मामा-फूफा का लड़का नहीं है, वो तुमसे पैसे माँगेगा, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे इस केस में? इस केस में आपने लिखना पड़ेगा कि नाउ पार्टनर बिकम पार्टनर बिकम बिकेम आवर क्रेडिटर। इस केस में आपके पार्टनर को आपने क्रेडिटर बना लेना है। ठीक है? बाकी इनको और प्रैक्टिकली भी करेंगे, घबराइएगा मत, अगर नहीं अभी अभी भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है मन में, कोई इश्यू नहीं है। बट ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी, याद करने में भी ईज़ी रहेगा। तो अब तक के लिए आपको ये समझना है कि ये हर्डल्स होती है जो आपने इस क्वेश्चन में क्रॉस करनी होती है। लास्ट में तो आपने बैलेंस निकालना होता है, प्रॉफिट आता है तो एक शेयर होल्डर को जाएगा या फिर आपके पार्टनर्स पार्टनर्स को जाएगा, लॉस आएगा तो भी पार्टनर्स को जाएगा, ठीक है? वो तो लास्ट की एंट्री है। बट मेजर प्रॉब्लम यही आती है आप लोगों को। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर आपको यहाँ से समझ में आता है। क्वेश्चन हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हम इसको यहीं पे एंड कर देते हैं ताकि आप आराम से बैठ के इसको एक बार ध्यान से समझ लें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।